नमस्कार साथियों, साहित्य संवाद की रंग प्रवासी भारतीय संघ। जी हाँ, ये एक विशेष आयोजन इसमें मैं आपको लेकर जुड़ी हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं, जो कि अपने देश से हज़ारों मील दूर रहकर भी अपने देश की भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला का परचम पूरे विश्व में फैला रही हैं। और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य होता है कि उन्हें भी उत्साह मिले, प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले और साथ ही साथ हम उनकी लिखी हुई बेहतरीन रचनाओं का भी आनंद उन्हीं के मधुर स्वर में ले सकें। तो बस इसी श्रृंखला में आज मैं आपका परिचय करा रही हूँ। मैं संगीता चौबे पंखुड़ी, कुवैत से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अंजुमन पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर। और परिचय कराती हूँ मैं आपको, हमारे साथ जुड़ी हैं, स्टूडियो में आई हैं जकार्ता, इंडोनेशिया की सुप्रसिद्ध प्रबुद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी से, जो कि साहित्य जगत की ऐसी सजन धर्मी कवित्री हैं कि जिन्हें हिंदी काव्य की छंद परंपरा का गहन ज्ञान प्राप्त है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय अनुशासन, भाव सौंदर्य, भाषा की सहजता और लयात्मकता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है और वे परंपरा और आधुनिक संवेदना के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों, श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर लेती हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ प्रबुद्ध सुप्रसिद्ध कवियत्री आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। पटल पर सभी को नमन और आपका बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने बहुत कुछ बोल दिया, उतना तो नहीं लेकिन हाँ, जितना भी मैं कर पाती हूँ साहित्य की सेवा कोशिश रहती है कि करूँ। बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा आमंत्रित लग रहा करने। है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है वैशाली जी, आज आपने अपने अमूल्य समय से थोड़ा समय निकाला और आप मंच से जुड़ी हैं। तो मैं एक छोटा-सा परिचय आपका अपने श्रोताओं के बीच में रखती हूँ कि वैशाली जी वर्तमान में जकार्ता, इंडोनेशिया में निवास कर रही हैं अपने परिवार के साथ और ये मूलतः भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखती हैं। एलपीजीआईएसए नाम की एक संस्था की ये ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, मीडिया स्पोर्ट है, रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया है और युग परिवर्तन ट्रस्ट संभल की उपाध्यक्ष हैं। अनेक विधाओं में इनकी लेखनी जादू बिखेरती है, चाहे दोहे, हाइकू, अतुकांत कविताएं, मुक्तक, गीत, कहमुकरी, घनाक्षरी, जिसकी भी बात की जाए उस विधा में इनकी लेखनी जादू बिखेरती है। इनके 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो गई हैं, उसके बारे में हम जब इनसे चर्चा करेंगे तो हम स्वयं ही सुनेंगे और 37 से अधिक साझा संकलन इनके प्रकाशित हो गए हैं और भारत के संविधान को दोहा छंद में बदलने में इन्होंने सहयोग किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में भी इनका नाम दर्ज है। साथ ही अशोक चक्र प्राप्त शूरवीरों की गाथा को अशोक चक्र पुस्तक में छंदबद्ध करने में भी सहयोग किया है। 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक साझा संकलन में ये सम्मानित हैं और साथ ही साथ इनकी कृतियों को इंदौर पुस्तकालय संभाग संघ द्वारा सम्मानित किया गया है कृति कुसुम सम्मान से। शुभ संकल्प समूह एवं यूबीआई, सिंगापुर पटल ओपन माइक, पटल काव्य रसिक संस्थान, जिया मंच आदि मंचों पर अनेक बार इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी आपको सरस्वती सम्मान प्राप्त है। तो और भी इनके परिचय की तो इतनी बड़ी श्रृंखला है, अगर मैं यहाँ पर इनका पूरा परिचय रखने जाऊँगी तो फिर हम इनके मुख से इनके बारे में और कैसे जानेंगे। तो यहाँ तक ही मैं इनका परिचय रखती हूँ और पुनः स्वागत, अभिनंदन करती हूँ वैशाली जी। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकगण भी यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ और हिंदी लेखन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? जी। धन्यवाद संगीता जी। जैसा कि आपने पूछा तो देखिए, अनजाने में तो साहित्यिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन दिशा और गति साहित्य यात्रा को मेरे कोरोना काल से मिली 2020 में, जब मुझे जी। विश्व हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई से ऑनलाइन आमंत्रित किया गया वक्ता के रूप में। तो वहाँ से एक कहते हैं ना कि कोई यूरिका मोमेंट होता है आपको चेंज करने के लिए। तो बस वहाँ से जब वो गति पकड़ी तो चलती चली गई और उसी के साथ मतलब स्वाभाविक है कि ये प्रेरणा तो मेरी हिंदी भाषा है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो प्रेरणा कहीं न कहीं अंदर से ही आई। जी हाँ। जी। बिल्कुल सच कहा आपने और
हिंदी भाषा से यदि आपका जुड़ाव है और यदि आपके मन में कल्पना शक्ति का असीम प्रभाव है, तो निश्चित ही आपकी लेखनी एक जादू बिखेरती है और आप जब लेखन में सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर ये कलम कहीं रुकती नहीं है और साथ ही साथ माँ शारदे का तो असीम आशीर्वाद प्राप्त ही है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और अब हम जानना चाहेंगे हमारे साथ जो दर्शकगण जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हम जानना चाहेंगे वैशाली जी की प्रवासी जीवन ने आपकी जो लेखन की विषय वस्तु है, आपकी भाषा और संवेदनाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? देखिए, आज से 31 वर्ष पूर्व जब मेरी मतलब प्रवासी जीवन मैं कह सकती हूँ कि इतना आसान नहीं था, जितना कि जी, आजकल है। क्योंकि आज उस समय जब हम निकल कर आए थे तो खान-पान की समस्या, रहन-सहन की समस्या, संस्कृति की समस्या, बहुत सारी चीज़ें थी जिसका सामना हमको बहुत करना पड़ा। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया जी। है, नेटवर्क है, संचार सुविधाएँ हैं, हाँ तो जी। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था। तो उस समय जो असुविधाएँ हुई ना, उन्होंने ही अपनी मिट्टी से हमको जोड़ा और जितना हम दूर थे उतना ही उसके पास चले गए क्योंकि मिलना आसान नहीं था। तो कहीं न कहीं जब रीति-रिवाज़ों के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, जो भी हमारा रहन-सहन था, हमारे रिश्तों के प्रति, जो भी हमारे मन में भाव आए, कहीं न कहीं वो मेरे लेखन में विषय वस्तु उसकी बनती चली गई और तब पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने अपने आप को, स्वयं को पीछे हटकर पढ़ा, तो समझ में आया कि कैसे वो हमारी लेखनी में अंतर मतलब आता चला गया वो धीरे क्योंकि वो कहीं न कहीं अंदर पनपती रहीं बातें और वो कब जी हाँ। लेखनी में आ गई पता ही नहीं चला। जी। सच बात है जब एक बार लेखन का कार्य हम करते हैं और यदि बाहर चले जाते हैं अपने देश से बाहर भी, तब भी हमारी हुँ। लेखनी निरंतर जारी रहती है। बद बद दस और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय त्यागी अशोक करिश्नामा जी और लिख रहे हैं कि जय हो भारत पुत्री वैशाली रस्तोगी जी की। तो स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय आपका कि आप जुड़े हैं। तो हमारे साथ जकार्ता, इंडोनेशिया से सुप्रसिद्ध कवियत्री वैशाली रस्तोगी जी से हमारी वार्तालाप चल रही है। तो अगला मैं आपसे प्रश्न करूँ या आगे हम अपने आपके बारे में और अधिक जानें वैशाली जी, लेकिन उसके साथ पहले हम जान आपसे एक छोटी-सी कोई कविता रचना सुनना चाहेंगे। आप तो विभिन्न विधाओं में आपकी लेखनी जादू बिखेरती है, विभिन्न विधाओं में आप लिखती हैं, तो आप सबसे पहली किस विधा में आप अपनी रचना रखना चाहती हैं? हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। स्वागत है। जी, सबसे धन्यवाद संगीता जी। सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदे के चरणों में अपना एक दोहा मुक्तक रखूँगी और उसके बाद कुछ दोहे मेरी प्रिय विधा है, आपके समक्ष मैं पढ़ना चाहूँगी। तो स्वागत प्रस्तुत है है। माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती सहित मैं माँ के सभी रूपों को नमन और वंदन करते हुए कहती हूँ, अंबिके ब्रह्मचारिणी करूं तुम्हारा ध्यान, अंबिके ब्रह्मचारिणी करूं तुम्हारा ध्यान, आदिशक्ति माँ सरस्वती ज्ञान युक्त विज्ञान, काल रात्रि कात्यायनी शैलपुत्री से रूप, सेवक में हर रूप की दे दो माँ वरदान, दे दो माँ वरदान, दे दो माँ वरदान। और अब इसी के साथ अपने कुछ दोहे मैं आपके समक्ष रखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है। तो प्रस्तुत है, आधी से पूरी हुई, पूरी से भरपूर, आधी से पूरी हुई, पूरी से भरपूर, जब से पाया आपको मन बजते संतूर,
मन बजते संतूर। और देखिएगा एक इसी धरातल से, बहुत सुंदर। बनी तराजू खुद तुली, हो चाहे जो भाग, बनी तराजू खुद तुली, हो चाहे जो भाग, मन सन्यासी हो गया, पीछे छूटा राग, पीछे छूटा राग। और एक स्थिति ये भी होती है, मुझको तुमसे दूरियां लगती हैं जंजाल, मुझको तुमसे दूरियां लगती हैं जंजाल, कैसे काटूं मैं इसे, मन करता हड़ताल, मन करता हड़ताल। और क्या क्या नहीं हो जाता जब बहुत आपकी लगन प्रभु से लगती है, प्रेम होता है किसी भी रूप में, चाहे प्रभु से हो या अपने संसार में हो, तो स्थिति ऐसी भी होती है। अपने हाथों में ठगी सांसें की नीलाम, अपने हाथों में ठगी सांसें की नीलाम, हाथ दिया है हाथ में तन मन तेरे नाम, तन मन तेरे नाम। और अपने प्रभु को ये समर्पित, वाह। मेरे मन में तुम बसे माधव नंद किशोर, मेरे मन में तुम बसे माधव नंद किशोर, रखना मुझको पास ही शाम दोपहरी भोर, शाम दोपहरी भोर। और कैसे बेड़ा पार लगता है, सांसों में तुम ओम हो प्राणों के आधार, सांसों में तुम ओम हो प्राणों के आधार, मन सोहम में हो गया लगता बेड़ा पार, लगता बेड़ा पार, लगता बेड़ा पार। ये कुछ मेरे प्रिय दोहे थे, बहुत हैं लेकिन ये चुन के रखे हैं, आगे समय रहेगा तो और सुनाऊंगी जी। बहुत सुंदर। बहुत यानी केवल इस समय सुंदर नहीं कहूँगी, साथ ही साथ बहुत सार्थक दोहे और प्रभु को समर्पित सुंदर शब्द संयोजन और शब्दों का चयन भी बहुत उत्कृष्ट चयन आपका। और आपके बहुत बहुत तरन्नुम के तो क्या कहने, आपके मधुर स्वर को माँ शारदे का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त है, आपके कंठ पे विराजमान है वैशाली जी वो। और हमारे बीच इस बीच पटल के उस पार श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकार ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब जुड़े हैं, लिख रहे हैं, वाह वाह बहुत खूब कर्ण प्रिय तरन्नुम। और त्यागी जी, अशोक त्यागी जी लगातार जुड़े हैं, वो भी लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत दोहे, बहुत ही शानदार उत्कृष्ट प्रस्तुति आपकी। तो हम आगे बहुत बढ़ते बहुत हैं। धन्यवाद त्यागी भाई साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सोहन लाल भाई साहब, आपको बहुत नमन कि आप सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, धन्यवाद। सच बात है, जब किसी भी कार्यक्रम की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि उसे सुनने के लिए प्रबुद्ध और श्रेष्ठ साहित्यकार ही जुड़े हुए हैं श्रोता के रूप में, तो उनका अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं। हृदय तल से आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। और वार्ता के क्रम में आगे चलते हैं। वैशाली जी से हम जानना चाहेंगे कि आप तो कई वर्षों से प्रवासी हैं, विदेश के बाहर निवास कर रही हैं और साथ ही साथ एक साहित्य की भी एक बड़ी सेवा कर रही हैं। तो प्रवासी हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता आप किसे समझती हैं? और भारत में जो रचे जाते हैं हिंदी साहित्य, उसमें और प्रवासी हिंदी साहित्य में
ये किस प्रकार दोनों में भिन्नता है? हमारे दर्शकगण जानना चाहते हैं। संगीता जी, मैं कहूँ तो आपके इस प्रश्न में एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न हैं और दोनों का उत्तर भी हाँ जी। भिन्न-भिन्न है। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रवासी हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर मैं सोचती हूँ कि कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि भारतीय साहित्यकार की दृष्टि में भारतीय की जो सबसे बहुमूल्य विशेषताएँ हैं, उतनी उनको नहीं लगती, जितनी कि एक प्रवासी साहित्यकार जो देश से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसको वो महसूस होती हैं। क्योंकि वो बाहर के हम जो बाहर प्रवासी साहित्यकार हैं, हमारे लिए हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण, वातावरण, जो ये साधारण सी बातें हैं ना, वो भी एक विशेष हो जाती हैं, अमूल्य हो जाती हैं। तो जी। मुझे लगता है कि एक अलग हम उसके बारे में इंडिया में आज आप भारत में देखें जो सर्दी का मौसम है और हम जकार्ता में, हमें तो यहाँ सर्दी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ बैठे-बैठे हम वो ठंडक, वो शीत ऋतु महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह से मन से जुड़ाव होता है प्रवासी साहित्यकारों को, दूर बैठे हुए भी। और यदि मैं इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँ, तो वो कुछ ऐसे है कि जैसे 2 भूखे व्यक्ति हैं और दोनों को समान रूप से भूख लगी हुई है, लेकिन जो एक भूखा व्यक्ति है, उसको जो बहुत ही आसानी से बहुत स्वादिष्ट खाना उसके सामने उपलब्ध है और दूसरा जो उसको भूख लगी है, वो उसको उपलब्ध तो है, लेकिन वो उससे थोड़ी उसकी हाथों से पहुँच से दूर है। तो उसके हाँ, लिए जब भूखे व्यक्ति के जिसके सामने वो पौष्टिक और वो भूखा भी है और उसको खाना उपलब्ध है, तो उसको उतनी महत्वता नहीं होगी, जितनी जी, कि जिसको जी, जी। दुर्लभ है, उसको होगी। तो मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही जो एक प्रवासी साहित्यकार और भारतीय साहित्यकार में जो अंतर महसूस होता है, वो कुछ इस तरीके से है। और प्रवासी साहित्यकार के द्वारा मैं सोचती हूँ जो इसी तरह से जो रचा गया साहित्य है, वो वर्तमान स्थिति में बहुत दूर से मानवीय मूल्य और भारतीयता को अनुभव करता हुआ होता है। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि दोनों में भिन्नता किस तरह से है, तो इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि प्रवासी साहित्यकार द्वारा रचा गया साहित्य विशुद्ध रूप से घर की बनी पौष्टिक रोटी जैसा हो सकता है, जी, जी। जो जो शुद्ध भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं और बहुत चटपटा नहीं है, लेकिन वो मूल रूप से स्वास्थ्यवर्धक है। और वहीं क्या बात अधिकांश कही आपने। बहुत सुंदर। जी, और वो और देखिए ना, वहीं अधिकांश जो साहित्यकारों के द्वारा रचा गया बड़े-बड़े चमक-दमक और आभा से युक्त मंचों पर पढ़ा जाने वाला जो साहित्य है, बिल्कुल कुछ ऐसा लगता है कि बाज़ार में मिलने वाला भोजन, जैसा कि उसमें रंगत भी है, बहुत तरह-तरह के स्वाद भी हैं, ग्रहण करने में स्वादिष्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। क्योंकि वह अपने जी, जो जी। उसके मूल धर्म है, उससे थोड़ा दूर जा चुका है, क्योंकि आप देखते ही हैं मंचों पर जिस तरह से होता है, जो वहाँ की ज़रूरत होती है, उस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और हम देसी घी और रोटी खाने वाले हैं, तो शुद्ध लिखा जाता है। मुझे ये भिन्नता लगती है। आपने बिल्कुल सरल और सहज शब्दों में दोनों की भिन्नता जो है, दोनों का अंतर है वो समझा दिया। और सच बात है कि अगर हम बाहर रह रहे हैं, अपने देश से बाहर हैं, तो हम एक तो हमारा जुड़ाव तो हो ही जाता है अपने देश से, कुछ अधिक हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमसे दूर रहती है, उसका मूल्य हमारे जीवन में कुछ अधिक बढ़ जाता है। जी। तो बहुत सुंदर सरल सहज शब्दों में आपने इसकी विस्तृत व्याख्या करी वैशाली जी। सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और तो साथ ही साथ अब हम जानना चाहेंगे वैशाली जी कि आप विदेश में हैं, तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि सरल नहीं होता है कि अगर आप अपने देश से बाहर हैं, तो वहाँ की जी। संस्कृति अलग है, वहाँ की सरकार अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की भाषा अलग है। तो हिंदी भाषा
और साहित्य का प्रचार-प्रसार करने में आपको कितनी सरलता है या कठिनाइयाँ हैं? क्या चुनौती आपके जीवन में आती है? तो इससे भी हम अवश्य जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए वही काम मुझे लगता है कि सर्वोत्तम होता है जिसमें चुनौती जी, होती है। अगर कोई जी, सहजता से हो जाए, सरलता से हो जाए तो उसका इतना मूल्य भी नहीं रहता। तो चुनौतियाँ तो आती हैं और उनका सामना भी करना पड़ता जी, है। तो जैसे कि हम विदेश में रहते हैं तो यहाँ की अपनी मूल जी, भाषा होती है। साथ ही उसके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले और भी भाषा और भाषाओं के और अलग-अलग समुदाय हैं। उनके बीच में हिंदी भाषा को ले जाकर खड़ा करना, उनके बीच में हिंदी भाषा को बढ़ाना, हिंदी बोलना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और साथ में यहाँ पर जितना मैं अपना थाईलैंड में भी रही और यहाँ इंडोनेशिया में भी हूँ, जितना मैं देखती हूँ कि जो हमारी अर्ध विदेशी संस्थाएँ हैं, जी, उनके बीच में अपनी हिंदी भाषा को ले जाना, हिंदी भाषा में कार्यक्रम करना और वहाँ पर वहाँ के मूल निवासियों को उसमें सम्मिलित करना एक जी, आसान नहीं, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और वो हम करते भी हैं और बहुत सहयोग भी मिलता है और धीरे-धीरे अंतर भी देखने को आता है, क्योंकि आज यहाँ जी, पर बहुत सारे विद्यालयों में हिंदी भाषा की शुरुआत हो चुकी है। जितने अभिभावक लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने में अब उत्साहित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत चुनौतियों के बाद एक बहुत सुंदर परिवर्तन आया है और आगे बढ़ेगा धीरे-धीरे और साथ में हमको भारतीय दूतावास हम जहाँ भी रहते हैं, भारतीय दूतावास का हमको पूरा-पूरा सहयोग मिलता है हिंदी के प्रचार-प्रसार में। कोशिश तो जी। एक कदम को बढ़ाना पड़ता है तो 100 कदम साथ मिल जाते हैं। तो चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करना एक अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि चुनौतियाँ जब हमारे जीवन में आती है, तभी हमें आगे बढ़ने का भी हौसला मिलता है। अगर ज़िंदगी जी। बिल्कुल सामान्य एक ढर्रे पर चल रही हो, तो फिर कहते हैं ना कि कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलती, वो उत्साह, वो ऊर्जा नहीं मन में हाँ, उत्पन्न हो पाती। और वही जब आप चुनौती आती है, तो उनसे लड़कर, उनका डटकर मुकाबला करने का जो एक जी, उत्साह, उमंग, एक साहस मन में पैदा होता है, वो ही हमें जी। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और जब हाँ, साथ में देखिए ना आपको जी, संगीता जी, जब देखिए अधिकतर मुझको तो एक वही एग्जाम्पल जो सत्य भी है वो हमेशा याद आता है कि जब जी, हम हॉस्पिटल में होते हैं या आईसीयू में या देखा ही है ये जगह जाना ही पड़ता है कभी ना कभी, तो वो एक मॉनिटर होता है। तो हाँ जब जी, उसमें लाइन ऊपर नीचे आती रहती है तो आप जीवन चल रहा है आपका। और हाँ जब जी, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, एक सीधी रेखा आती है तो समझिए खत्म है। तो वो उतार चढ़ाव तो सुंदरता ही है जीवन की। तो उनसे तो बिल्कुल, प्रेरणा ही मिलती है कि ठीक है, तभी जीवन चलने का नाम है, उतार चढ़ाव के साथ, चुनौतियों के साथ। क्या बात है! आपके ये जो आपकी जो एक जिजीविषा है आपके मन में, आगे बढ़ने की इच्छा जो है, वो आपकी बातों से पूरी तरह परिलक्षित हो रही है, वैशाली जी। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे अन्य संस्थाओं का और साथ ही भारतीय दूतावास का भी सहयोग मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप हम जितने भी भारतीय बाहर हैं, यदि वहाँ पे हमें इतनी सहयोग मिल जाए, एक जब एक कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो दूसरा कदम हमारा बढ़ने में यदि कोई सहयोग, सहायता कर रहा है, जी। तो ज़िंदगी में चलना है वो आसान हो जाता है। बहुत अच्छा लगा जानकर। और साथ ही साथ त्यागी जी लिख रहे हैं कि सुंदर विवेचन के लिए बहुत-बहुत साधुवाद, तथाकथित भारतीय साहित्य एवं विशुद्ध प्रवासी साहित्य के बीच में। साथ-साथ मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद कि श्रेष्ठ मंच संचालिका संगीता चौबे पंखुड़ी जी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाइयाँ, अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। हृदय तल से आभार आदरणीय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी। कि आप बहुत मंच के उस पार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी और वैशाली जी, हम दोनों के लिए एक ऊर्जा का कार्य कर रहा है। तो बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्यों ना एक कविता या गीत जो भी आप सुनाना चाहें वैशाली जी, स्वागत है, क्योंकि जब दर्शकगण इतने अच्छे-अच्छे श्रोता है, अच्छे जुड़े हैं, तो साथ-साथ मनोरंजन और एक साहित्य परिचर्चा के साथ-साथ यदि कविताओं का भी आनंद लें, तो उसकी बात ही अलग होती है, सोने में सुहागा। तो आपकी जो भी आप रचना धन्यवाद। सुनाना चाहें, स्वागत है।
सबसे पहले संगीता जी, मैं एक बहुत छोटा सा हाइकू गीत है, वो हाइकू हाँ गीत जी, सुनाकर अपना एक गीत आपके समक्ष रखूंगी। क्या बात है, स्वागत है। एक जापानी विधा है हाइकू, हाँ जी। जिसमें 5 शब्दों का क्रम रहता है, अक्षरों का वही। क्रम रहता है। जी हाँ। अधिकतर मैंने देखा है कि मंचों पर हाइकू कम पढ़े जाते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं न कहीं मैं हाइकू ज़रूर पढ़ूँ, क्योंकि जी, कोशिश की है बिल्कुल हाइकू सच है। गीत लिखने की और स्वर में गाने की, तो प्रस्तुत करती हूँ। हाय, इसका शीर्षक है स्वागत है, गगरी। स्वागत। जी। प्रेम नगरी, प्रेम नगरी, प्यासे भरते पानी, प्रीत गगरी, प्रेम नगरी, किस्मत मारी, किस्मत मारी, छल की जाए भारी, रीति गगरी, किस्मत मारी, रास नगरी, रास नगरी, मन को भर जाती, भारी गगरी, रास नगरी, रास नगरी, मन बेहाल, मन बेहाल, खाली नदियां ताल, सूनी गगरी, सूनी गगरी, मन बेहाल। और इसका अंतिम हाइकू है इस गीत का। लो स्वागत है। पहचान, लो पहचान, पूरी रस की खान, ज्ञान गगरी, लो पहचान, लो पहचान। तो ये एक मेरा छोटा सा हाइकू गीत था। बहुत और सुंदर। और जी, उसको आपने तरन्नुम में पेश किया वैशाली जी, तो और इसका आनंद दुगना हो गया सुनने का। क्योंकि अधिकतर हाइकू पढ़े जाते हैं, आपने तो उससे गाया है गीत के रूप में। बहुत सुंदर। जी, एक बहुत ऐसी विधा बहुत है जापान की, जो कि विलुप्त होती जा रही है, लेकिन देखिए वैशाली रस्तोगी जैसे ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं जो इस विधा को पुनर्जीवित करने का या जीवित बनाए रखने का एक सार्थक और सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आपको हार्दिक साधुवाद वैशाली बहुत जी। बहुत और धन्यवाद। जी हाँ, स्वागत है क्योंकि आपका आगे। 5 वर्ड में अपनी पूरी बात कहना और गहन गहन बात कहना, सरल शब्दों जी में तो हाँ, लिखा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ अर्थ हो, तो बहुत सुंदर विधा है कि आप बहुत जी हाँ, कम शब्द में गागर में सागर गागर में भरने का सागर काम भर। है ये तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा एक बहुत प्रिय गीत है, संगीता जी, आपके समक्ष रख रही हूँ। वैसे आप ही जी, खुद बहुत खूबसूरत गीत और गज़ल लिखती हैं, फिर भी एक कोशिश कर रही हूँ। तो इसका स्वागत है। शब्द, इसका शीर्षक है शब्द। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। जब मन के भाव उमड़ते हैं, तब शब्द सभी कम पड़ते हैं। दाने चाहे कितने डाले, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। और ये शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठहरी हुई कलम को पाते, खाली पृष्ठ सहम तब जाते, शर्माते होठों पर आते, गिरते जाते हैं बल खाते, सच सुनते ही मुड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये मैं बंद कहूंगी, सभी कलमकार अपने आप से जरूर जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। स्वागत है। सच कहना आसान नहीं है, दुनिया को अनुमान नहीं है, ऊंची नीची हल्की भारी, बातें लिखना अपनी सारी, आहा, किससे कितने जुड़ जाते हैं,
चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। और अंतिम बंद रखती हूँ। बहुत सुंदर। चौखट पर होठों की आते, दुल्हन जैसे हैं शर्माते, हिचकियाने पर घबराते, शब्द बंदिशों से डर जाते, क्या बात! जिद पर अपनी अड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है! शब्द को आपने क्या खूबसूरती से गीत के रूप में ढाल दिया है कि चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, कहीं सच सुनते ही मुड़ जाते हैं, कहीं अड़ जाते हैं। इतना सुंदर तुकांत और साथ ही साथ जो भाव है गीत के, वो दिल को छू लिया आपके गीत ने और उसकी सुंदर मधुर तरन्नुम में आपने जो प्रस्तुति दी है। देखिए हमारे साथ जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं श्रोतागण के रूप में, वो आपके गीत की पंक्तियों को कोट कर रहे हैं। आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी लिख रहे हैं कि सच सुनते ही मुड़ जाते हैं। त्यागी अशोका जी लिख रहे हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर और सार्थक गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वैशाली जी, अब पुनः हम बातचीत अपनी जारी रखते हैं कि आप जैसा हम सभी जानते हैं कि आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी तीनों कृतियों में से, आपकी तीनों पुस्तकों में से सबसे अधिक आपके हृदय के निकट कौन-सी है? और साथ ही साथ उसका सृजन करने की आपको प्रेरणा क्या रही, कैसे मिली? यूँ तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी पहली कृति होती है, वो हमारे सबसे ज़्यादा दिल के करीब होती है। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आपकी कृति कौन-सी आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? वैसे तो मेरे प्रश्न का उत्तर संगीता जी आपने खुद ही दे दिया। और लेकिन आपने पूछा है तो जैसे मैंने बताया कि मेरी 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 प्रकाशाधीन हैं। और पहली कृति मेरी मेरे चारों धाम दोहा संग्रह, और दूसरी कृति शुभ प्रभात हाइकू संग्रह, और तीसरी करती खुद को मैं नमन काव्य संग्रह है। तो मेरे क्या जो बात! हृदय के सबसे निकट है वो दोहा, क्योंकि मेरे हृदय के सबसे निकट है, तो मेरी प्रिय कृति मेरे चारों धाम है। और इसको यदि मैं, आपने जैसा कहा कि मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखूं, एक स्त्री होने के नाते स्त्री को अपनी पहली संतान से बहुत प्रेम होता है, तो वो भी कारण है कि दोहा संग्रह मेरे चारों धाम मेरी बहुत प्रिय कृति है और दोहा मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मेरा उत्तर आपने पहले ही दे दिया था, क्योंकि ये मेरी पहली कृति भी है। और जैसा कि आपने कहा कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, तो जी, हर कार्य के पीछे एक ईश्वरीय प्रेरणा तो होती है, साथ में गुरु जी, की कृपा होती है, मैं ऐसा मानती जी। हूँ। इसके साथ मतलब मुझे कहने में संकोच भी नहीं होगा कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे बचपन में, तो दोहा पढ़ते थे, सीखते थे, और बहुत बार स्टेज पे, मंच पे एक्टिंग भी करी, वो कबीर जी के दोहे गा के, गुरु के दोहे गा के। हाँ जी, और हाँ वो जी। कहीं न कहीं तो मन में बैठा हुआ था। लेकिन जब मेरे प्रारंभिक साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ, तो मेरे साहित्यिक गुरु के द्वारा कहा गया कि आदेश की शैली में कहा गया कि तुम दोहा लिखो, दोहा तुम्हारे मुँह से बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब जी, जैसे कि दृढ़ निश्चय आ गया था मन में कि मुझे दोहा लिखना ही है। तो बस जी। मैंने उसे गुरु प्रसाद और आज्ञा मानकर शिरोधार्य किया, और आज आपके समक्ष हूँ। मैं दोहा कह पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ। तो बस यही इसके पीछे एक मेरे को प्रेरणा समझ में आती है। बाकी माँ शारदे की, माँ सरस्वती की कृपा है। भगवान लिखवाते हैं तो लिख जाता है। क्या बात है! और सच बात है, एक गुरु जो प्रेरणा देते हैं शिष्य को आगे बढ़ाने की, वो एक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा एक क्या कहिए उपलब्धि या हमारा सौभाग्य रहता है कि हमें एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं, एक ऐसे मार्गदर्शक मिल जाते हैं जो कि हमें जीवन में न केवल कुछ सिखाते हैं, बल्कि साथ शिक्षा देते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमें जीवन में आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा देते हैं, वो एक गुरु ही दे सकते हैं। तो बिल्कुल। आपकी कृति के बारे में भी जानने को मिला और साथ ही साथ आपकी कृति
पहली कृति जो आपकी दोहा संग्रह है, इसमें कि आपने बहुत ही सुंदर माँ शारदे स्तुति और साथ ही साथ प्रभु को समर्पित दोहे रखे थे। बहुत ही सुंदर कृति है, पुस्तक है आपकी। आप अपनी पुस्तकों के यहाँ पर लिंक भी कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद शेयर करिएगा, क्योंकि जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जितनी सुंदर प्रस्तुति दी है, आपकी सुंदर सृजन है, तो निश्चित ही यदि हमारे कोई श्रोतागण पढ़ना चाहेंगे, तो वो आपकी पुस्तकों को अवश्य पढ़ेंगे। साथ ही जी, साथ आगे चलते हैं कि वैशाली जी, जैसे आजकल डिजिटल का ज़माना है, ये युग जो है डिजिटल का है। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए आप जकार्ता में हैं, मैं कुवैत में हूँ, हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं, वो अलग देश से हैं। तो ऐसे पूरे विश्व के हम सभी एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया जिससे कि माध्यम से हम आज ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो हिंदी प्रवासी हिंदी साहित्य को किस प्रकार नई पहचान और साथ ही साथ व्यापक पाठक वर्ग मिल गया है, ये सोशल मीडिया और डिजिटल युग के कारण। बिल्कुल, आप आप क्या सही कह रही हैं संगीता जी कि मैं भी यही कहना चाह रही थी कि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, आज आपका कुवैत और मेरा इंडोनेशिया एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक संवाद कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जी, और आप देखिए कि प्रिंट युग में हमारा जो प्रवासी साहित्य था, वो बहुत पिछड़ा, बहुत अलग था। किंतु आज ये डिजिटल युग आने से, सोशल मीडिया आने से प्रवासी साहित्य केंद्र में आ गया है, हाँ जिससे जी, एक व्यापक पाठकगण हमको मिला है और आज विश्व में किसी भी कोने में बैठकर हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये जी, डिजिटल युग की और सोशल मीडिया की बहुत बड़ी देन है। और मतलब मुझको तो हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, किताबों में पढ़ा, सुना, लेकिन आज सही रूप में जो पहचान है और जो हमको समझ में आता है, तो मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना सही अर्थों में व्यवहार में प्रकट होती प्रतीत होती है इसके कारण से। तो एक वो जी। फीलिंग आती है, आज हम अनुभव कर पा रहे हैं, जो कि कभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो इसका मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतनी पहचान मिली है, इतनी दोस्ती इसी के कारण मिल पाई है, तो इसका तो बहुत बड़ा योगदान मैं समझती हूँ। बिल्कुल सच बात कही और आपकी कितनी सुंदर भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, कि आज जब पूरा विश्व हम एक हो गए और जी। ये सोशल मीडिया का ही नहीं तो पढ़ा ही वरदान था है। ना, क्योंकि हाँ हमने जी, श्लोक में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, लेकिन आज अनुभव हो रहा है। वो चीज़ एक प्रैक्टिकल में आ रही है, तो समझ में जी आती है हाँ। बात। जी हाँ, जी, बिल्कुल सच है और ये एक जुड़ गए हैं। ये जो मैं भी ये जो कार्यक्रम कर रही हूँ, ये भी एक तरह का एक सेतु का जी, कार्य है कि प्रवासी भारतीयों के साथ साहित्य संवाद करके, न कि जो प्रवासी भारतीय साहित्यकार हैं, उनका और साथ ही भारतीय साहित्यकार हैं, उनके बीच में एक वो जुड़ जाएँ, एक सेतु का कार्य कर रही हूँ। और ये सब सोशल जी, मीडिया, डिजिटल युग के कारण ही संभव हो रहा है और ये कोविड जी, की देन है जिस सब के बाद हम जुड़े हैं। हम तो विदेश में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं। लेकिन जी, उसके पहले सिर्फ़ या तो हम ऑनलाइन कुछ अपनी कविताएँ कहीं पोस्ट कर पाते थे या किसी मैगज़ीन में पब्लिश कर हुँ, पाते थे। जुड़ नहीं पाते थे क्योंकि यदि भारत में भी जाते हैं तो एक लंबे अंतराल के बाद जाना होता है। उसमें भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ बिल्कुल, अलग-अलग होती हैं। लेकिन आज हम अपने देश में बैठ के भी, आज विदेश में बैठकर भी, प्रवास में भी रहकर भी अपने देश के साथ जुड़े हैं। ये सोशल मीडिया और डिजिटल युग का हमको एक वरदान प्राप्त हो गया है। तो बहुत सुंदर बिल्कुल। बात आपने कही और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की। तो वैशाली जी, चलें पुनः एक रचना की ओर, आपकी कविता की ओर स्वागत है। जो बिल्कुल। आप सुनाना चाहें, जिस विधा में आप सुनाना चाहें। आप घनाक्षरी भी बहुत अच्छी लिखती हैं। मैं कई बार तो आपकी चलिए घनाक्षरी पढ़ती हूँ और बहुत उत्साह से पढ़ती हूँ। तो जैसा भी आप चाहें, स्वागत है। बिल्कुल, आपने घनाक्षरी कहा है तो मैं बिल्कुल घनाक्षरी ही पढ़ूँगी। और जो मैं घनाक्षरी पढ़ने जा रही हूँ, थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ मैं और अपने नए युवा और जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, उनको बताऊँ क्योंकि छोटी-छोटी बात में झगड़े हो जाते हैं, तो रूठना-मनाना हो जाता है। लेकिन उस समय में जबकि कृष्ण जी और राधा जी थे और राधा जी के साथ उनकी गोपियाँ थीं, कृष्ण जी का स्नेह सभी के साथ था,
तो मतलब कहते हैं ना कि धमकी भी दो तो थोड़ा प्यार से दो। तो बस उसी हाँ तरफ जी। मैं आपको ले जाती हूँ। तो कृष्ण जी को राधा जी कितने प्यार से समझा रही हैं। आजकल के बच्चों को भी मुझे लगता है हम लोग को समझना चाहिए। तो हाँ प्रस्तुत जी, है मेरी एक घनाक्षरी। स्वागत। नयन ये काले काले बड़े बड़े मत वाले, लाल लाल डोरे वाले हमें ही दिखाइए। लुक छिप आह! देखती हैं, आंखों से संघारती हैं, माखन सी गोरी गोपी फिसल न जाइए। अपनी मैं कुछ कहूँ कुछ तुम भी तो कहो, दम घुटी बातें सारी राधा को सुनाइए। और झूठी दुनिया है सारी बात मानो बनवारी, सखी राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए। सखी आहा! राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए। सखी राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए। और एक घनाक्षरी से आपको बहुत ले सुंदर, चलती हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ जी, और एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ, ले चलती हूँ कुछ गोपियों की क्या स्थिति थी उस समय। स्वागत। तो प्रस्तुत है। कुंज गली ढूंढती हैं, कान्हा को पुकारती हैं, सुध बुध भूली गोपी दरस दिखाइए। गोपियों की हार आप, हार हार जीत आप, नाम जाप जपती हैं, आके सुन जाइए। याद करने से दिन बातें सारी गिन गिन, अटकी है सांस अब मुक्त कर जाइए। और गोपियों के संग राधा करने को दुख आधा, दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। दूर आहाहा! खड़े श्याम क्या अब बात! आग न लगाइए। दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। जी, ये मेरी क्या कुछ बात है! प्रिय गल। बहुत सुंदर घनाक्षरी राधा कृष्ण की प्रेम, प्यार, मनोहार और एक शिक्षा, एक-दूसरे को सीख देने का जो मित्र को, जो सखा को सीख देने की इतनी सुंदर आपने शब्दों का उपयुक्त प्रयोग किया और मधुर स्वर में प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर। सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब भी लिख रहे हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। और त्यागी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो बहुत ही सुंदर घनाक्षरी वैशाली जी, आनंद आ गया, मन मोह लिया आपकी घनाक्षरी ने। तो चलते हैं आगे की नई पीढ़ी और खासकर प्रवासी भारतीय युवाओं में जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्या करना चाहिए जिससे कि युवा पीढ़ी भी और खासकर प्रवासी भारतीय युवा, वो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी रुचि बढ़े? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे पुस्तक पढ़ने से कहीं दूर जा रहे हैं, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब पर्याप्त है। तब पुस्तक के कहीं पीछे साथ चूँकि प्रवास में है, विदेश में है, तो अंग्रेजी भाषा के ऊपर ही उनकी पढ़ाई होती है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति यदि उनका रुझान बढ़ाना है, उनकी रुचि बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, प्रवासी जो हमारे नवयुवक हैं, आजकल के नवयुवक के पास सोशल मीडिया जैसी और उनको सिखाने वाली, कहते हैं ना कि पूरी यंत्र तंत्र मंत्र सारी चीजें उनके पास हैं। और हाँ जी, उनका उनका क्षेत्र छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा विशाल, उनकी सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है। बस जरूरत है उसको एक सकारात्मक दृष्टि, एक सकारात्मक तरफ जाने की। लेकिन सबसे पहले हमको, हाँ जी, देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि आप जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हम उनको निमंत्रण देते हैं। मुझे लगता है कि हमें संगोष्ठियां करनी चाहिए जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार के साथ हमें नवयुवकों को सम्मिलित करना चाहिए, ताकि वो साथ में बैठ भी सकें, उनसे सीख भी, क्योंकि आजकल इस चीज का बहुत गैप आ गया है। बड़े बड़े मंचों पर देखिए बड़े बड़े साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाता है, और जो नवयुवक हैं क्योंकि इनको ज्यादा नहीं आता, कम आता है, तो हाँ वो जी, जब तक साथ में बैठेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। एक बिल्कुल मुझे सच। लगता है
इस तरह की बहुत ज़रूरत है कि नवयुवकों को ऐसी सुविधाएँ, ऐसी उनको हमको आगे बढ़ाना मंच चाहिए कि प्रदान वो साथ किए। में जी, बैठकर सीख सकें। और जी, इसके लिए हमें समय-समय पर कुछ न कुछ ऐसे आयोजन ज़रूर आयोजित करने चाहिए कि नई पीढ़ी को एक दिशा मिल सके। और साथ जी, में सोशल मीडिया तो है ही, बच्चों में रुचि मतलब बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, हम हिंदी के उसमें छोटे-छोटे जैसे बच्चों को पॉडकास्ट हम दें, बहुत अट्रैक्टिव क्विज़ दें, इससे उनका रुझान उस तरफ बढ़ेगा। और जी, पीढ़ी ऐसा नहीं है, आजकल की पीढ़ी बहुत आगे है, सोशल मीडिया सारी चीज़ उनको अच्छे से जानकारी है, बस ज़रूरत है उनकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की एक सकारात्मक तरीके से। तो उससे जी, एक सुंदर मतलब साहित्य का सृजन होगा, क्योंकि आजकल का जो हम प्रवासी भी या भारतीय साहित्यकार भी हैं, लेकिन जो साहित्य का उज्जवल भविष्य है, वो तो आज की युवा पीढ़ी के हाथ में है, वो ही आगे ले बिल्कुल सही। जाएँगी। जी, तो हम सबको भी मिलकर साथ में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कैसे उनका रुझान और रुचि उस तरफ जाए। छोटे-छोटे पॉडकास्ट हैं, क्विज़ हैं, मीडिया है, हिंदी के छोटे-छोटे हम कुछ ऐसे लिख कर चीज़ें डालें जो बच्चों के, क्योंकि इंस्टेंट चाहिए आजकल के बच्चों को, बहुत लंबा लेंथी नहीं चाहिए। बहुत थ्योरी में नहीं जाना है, जो एकदम सामने आए। इवन आप देख जी, लीजिए कि आज आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियो डालते हैं और शॉर्ट्स डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंद शॉर्ट्स किए जाते हैं, क्योंकि वो 30 सेकंड के हैं, वो सब देख लेते हैं चलते-फिरते। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो बच्चों में डेफ़िनेटली आजकल के नवयुवकों में उस रुचि बढ़ेगी और साहित्य की तरफ रुझान होगा उनका। बिल्कुल सच कहा आपने कि युवाओं को भी एक मंच मिलना चाहिए और न केवल मंच सामान्य रूप से केवल युवाओं का ही, बल्कि साथ ही वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ उनको सानिध्य करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो सीख जी, सकें। वरिष्ठ साहित्यकारों से उनका जब जुड़ाव होगा तब उन्हें और प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और साथ-साथ कुछ नया सीखने का, करने का एक अवसर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है वैशाली जी और देखिए इसी बीच में हमारे साथ देश के वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार आदरणीय डॉक्टर कुमार अमरेंद्र वर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति हो गई है। आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं, तो मैं भी स्वागत, अभिनंदन करती हूँ उनका और सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब, अशोक त्यागी जी लगातार जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र वर्मा जी भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ना आसान नहीं है। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर अभिभावक इस तरफ जागरूक होंगे, साथ ही साथ शिक्षक जागरूक होंगे, तो मंच तो उपलब्ध हैं। उनको एक रुझान उसके प्रति उनको बढ़ाना पड़ेगा। माता-पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य भी हो जाएगा, एक ज़िम्मेदारी है या फिर उनको एक दी पीढ़ी भावी पीढ़ी को, युवाओं को एक सही दिशा में ले जाना है, तो कहीं न कहीं उन्हें प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि कठिन तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। मुश्किल, तो कोशिश जारी क्योंकि रखनी आज हम चाहिए। संगीता जी देखते हैं ना, अभी हम, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी उतने बड़े हो गए हैं कि आज उनके बारे में ये सोचने की आवश्यकता हाँ है, जी, लेकिन जब भी भारत से या कहीं पे भी मैं देखती हूँ स्टैंडिंग कॉमेडियन आते हैं, हिंदी हाँ में भी जी, होते हैं, बच्चे शौक से जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनको इंस्टेंट कुछ मिल रहा है, तो वो तब सारी हिंदी हर चीज़ समझ में आती है। तो मतलब ऐसे मुझे लगता है छोटे-छोटे शॉर्ट्स, छोटी-छोटी चीज़ें, उनको कहीं पर इस तरह हाँ से जी, सम्मिलित किया जाए कि 4 लाइनर्स आप कह के जाओ, बताओ, तो बढ़ेंगे बच्चे आगे, एक रुचि जागृत होगी उनमें। बिल्कुल सच। और आजकल तो ये भी देखा है स्कूल में भी मैंने देखा है कि वहाँ पर भी शिक्षक लोग ये ऐसा कुछ कार्यक्रम रखते हैं जिससे कि बच्चे कविता अगर लिखना भी सकें, तो पढ़ सकें। जो बड़े अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी कविताओं को मूर्धन्य साहित्यकार हमारे देश के हैं, उनकी कविताओं को वो पढ़ सकें, वाचन कर सकें और प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। तो उसके माध्यम से भी उनका रुझान बढ़ता है। जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है और साथ ही साथ अब आपसे हम जानना चाहेंगे वैशाली जी कि जब सृजन करते हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं या संस्मरण किसी भी विधा में, तो ये केवल साहित्य को आप क्या केवल सृजन का माध्यम समझती हैं या फिर साहित्य को आप समाज और संस्कृति को जोड़ने का भी एक सेतु कहेंगी? क्या है आप आपके मन में, आपके विचार में क्या चीज़ है? केवल सृजन का माध्यम देखिए, है या फिर एक सेतु का माध्यम है?
एक सेतु है देखिए, समाज और हाँ, संस्कृति के आपकी बीच। बात को मैं स्पष्ट करती हूँ। आपने जो आपका प्रश्न है, तो मेरे विचार से जो साहित्य सृजन खाली एक सृजन का माध्यम नहीं है, जी, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने वाला सबसे प्रभावी सेतु है। क्या बात है! साहित्य, अगर साहित्य को समाज का दर्पण कहें तो गलत नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है। जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है या घटित नहीं हुआ, जो हमने अनुभव किया होता है, किसी दूसरे के अनुभव से भी अनुभव किया होता है, तो हम उसको अपने साहित्य में सृजन में लाते हैं। तो कहीं जी, न कहीं एक दूसरे में साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, सीखे मतलब नहीं आएगा, तो वो हमारी लेखनी में, सृजन में भी नहीं आएगा। और जो बिल्कुल, एक साहित्यकार है, जो भी देखता है, उसको अपने अनुभवों के अनुसार मुझे लगता है वो अपनी रचनाओं में ढालता है। मैं और किसी की बात नहीं, मैं अपनी ही बात करती हूँ। जो मेरे चारों तरफ घटित होता है, मेरे साथ जो घटित होता है, या मैं अपने जी, समाज में चारों तरफ देखती हूँ, रचनाओं में कहीं न कहीं वही चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा सेतु का काम करता है। हमारी संस्कृति को, साहित्य जो है हमारी संस्कृति को बचाता है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। तो यदि मैं जी, कहूँ, मेरे हिसाब से जो मैं कह सकती हूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि साहित्य सृजन शरीर है, तो सामाजिक उन्नयन का सेतु बनना उसकी आत्मा है। क्या बात है! तो बहुत सुंदर दोनों, बात कही और आपने, आत्मा बहुत के बिना सुंदर। तो फिर शरीर भी काम नहीं करेगा। शरीर नहीं, तो जी, तो इस बिल्कुल तरह सच से कहा मैं है देखती और एक जी हाँ। और एक कविधाम भी यही होता है कि वह जो उसके आस-पास घटित हो रहा है, उस सामाजिक सरोकार से संबंधित रचनाएँ लिखें, एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, उन्हें जागरूक बनाएँ, ये कविधाम होता है और समाज और संस्कृति इसी साहित्य के माध्यम से ही जुड़ती है। तो एक बहुत ही प्रभावशाली सेतु है साहित्य। तो हम जितने भी साहित्यकार हैं, वो सभी एक सेतु का काम कर रहे हैं समाज और संस्कृति के बीच में सृजन करके। इसी बीच मैं देख रही हूँ कि देश के एक श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय आर्यन सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति हो गई है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं भी आर्यन सिंह जी आपका। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब, अशोक त्यागी जी सभी लगातार जुड़े हैं। अपना स्नेह आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सभी को हृदय तल से आभार, नमन, वंदन कि आप अपना अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ जकार्ता, इंडोनेशिया से सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवियत्री वैशाली रस्तोगी जुड़ी हैं, जिनके साथ हम जान रहे हैं कुछ साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न और साथ ही साथ उनकी बेहतरीन रचनाओं का भी आनंद ले रहे हैं। तो वैशाली जी, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी? हूँ। मैं अपनी जो मेरी पुस्तक है, करती खुद को मैं नमन, तो उसी पुस्तक की मेरी बहुत प्रिय है। इस समय मैं छंद से थोड़ा हटके अपनी कविता जी, पर आती हूँ। तो ये छंदमुक्त कर मेरी क्या बात इसी कविता के आधार पर मैंने अपनी कृति का नाम करती खुद को मैं नमन रखा था। तो वो मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ, और स्वागत इसका शीर्षक दिया है जय हो मेरी, और एक नारी स्वाभिमान को समर्पित मेरी ये कविता है। स्वागत तो है। प्रस्तुत हूँ। करती खुद को मैं नमन, करती मैं अपना वंदन, नमस्कार है मेरी मुझको, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन। खुद ही अपनी जय करती मैं, स्वयं से परिचय करती मैं, रख मान और सम्मान जगत का, अपना रास्ता चुन लेती मैं, अपना रास्ता चुन लेती मैं। नहीं अटकती, नहीं भटकती, नहीं झटकती, नहीं बहकती, सात समंदर तीन लोक भी, हंसते हंसते पार उतरती, हंसते हंसते पार उतरती। मेरी जय है मेरी होगी, जैसी थी वैसी ही होगी। मैं अजय हूँ मैं विजय हूँ,
जय होनी है मेरी होगी, जय होनी है मेरी होगी, करती खुद को मैं नमन, करती मैं अपना वंदन, नमस्कार है मेरे मुझको, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है! बहुत सुंदर शब्दावली आपकी और नारी वंश की एक सुंदर प्यारी-सी रचना और उसको भी आपने इतने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया और इसी पर आपकी पुस्तक भी है, करती मैं खुद को नमन। बहुत ही सुंदर जी, कविता उसकी चुनी आपने और यही शीर्षक आपकी पुस्तक का भी है। आपको पुनः जी, हार्दिक बधाई, साधुवाद रचना लिखने के लिए और इसे प्रस्तुत करने के लिए। साथ सभी जुड़े हुए श्रेष्ठ साहित्यकार लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अमरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं, वाह-वाह! बहुत बढ़िया। विदेश में रहकर जो हिंदी ज़िंदाबाद करते हैं, उन्हें मेरा भी नमन। सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई साहब लिख रहे हैं कि करती खुद को मैं नमन, करती अपना वंदन। त्यागी जी भी लिख रहे हैं, स्वागत है, करती खुद मैं खुद को नमन। बहुत ही श्रेष्ठ कविता, तो सभी आपकी इस रचना की प्रशंसा, पूरी-पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी हमारा समय तो देखिए बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन मैं सोची हूँ कि जाते-जाते कुछ एक प्रश्न मैं आपसे अवश्य करूँगी और एक रचना आपकी और सुनेंगे। तो पहले जी, आप ये बिल्कुल। बताइए वैशाली जी कि आप तो विदेश प्रवासी साहित्यकार हैं, लेकिन प्रवासी हिंदी रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस मंच के माध्यम से? क्योंकि आज आपकी इस मंच पर बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है और आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला, पटल से जुड़ी और अपने विचार अभिव्यक्त कर रही हैं। तो नवोदित साहित्यकारों के लिए और खासकर प्रवासी हिंदी कलमकारों, रचनाकारों के लिए आप जो भी संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहें, ज़रूर दीजिए। अ, आपका प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा ही है कि बच्चों को हमें क्या किस तरह से उनका रुझान हिंदी की तरफ लाना चाहिए, उसी से मिलता-जुलता ही मेरा इसका भी उत्तर है कि मैं देखिए बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूँ संगीता जी कि जो आजकल हमारे विशेषकर प्रवासी रचनाकारों से मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, बस यही कहना चाहूंगी, नवोदित जो साहित्यकार हैं वो हमारे साहित्य का उज्जवल भविष्य हैं। तो उनके पास बहुत व्यापक दृष्टि है, दृष्टिकोण है, बहुत सकारात्मक उनकी सोच है। उनके पास मैं फिर वही कहूंगी कि उनके पास शक्तिशाली हथियार है, सोशल हाँ मीडिया। जी। बिल्कुल, मैं जिसमें वो यंत्र भी है, उसमें सारे मंत्र भी हैं और बस सही उनको अवसर और उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगे, सकारात्मक सोच हो और वो उनका लेखन मानव कल्याण की तरफ बढ़े, जिससे कि उनके लेखन से हमारा जो देखिए नवयुवक जो आगे आ रहे हैं, जब वो अपना कुछ इस तरीके का उनका लेखन हो जिससे मनुष्य के सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास संभव हो पाए। तो हमेशा मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ अपने जितने हमारे प्रवासी या भारतीय साहित्य जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, जो नया सृजन कर रहे हैं कि हमेशा अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखें, अपने स्वाभिमान के साथ अपनी रचनाओं में। जितना सच होगा, उतना ही प्रभाव प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और एक कलमकार को तो कभी भी नहीं। तो मेरा संदेश यही है आजकल के आज का। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने नवोदित साहित्यकारों को वैशाली जी कि अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखना चाहिए और स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी। बहुत ही सुंदर सार्थक संदेश नवोदित साहित्यकारों के लिए। तो अब हम एक और आपकी रचना सुनेंगे क्योंकि समय की बाध्यता है वैशाली जी, हम तो चाहते हैं आपको लगातार सुनते रहें लेकिन इस समय जकार्ता में भी 10:30 बजने वाली है, हमने आपका काफ़ी समय लिया है।
तो एक कप की रचना के साथ हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएँगे। बहुत स्वागत है, आप जो भी अपने मन की रचना इस मंच के माध्यम से प्रेषित करना चाहें, देखिए स्वागत है। रचनाएँ तो धन्यवाद संगीता जी, रचनाएँ तो सारी मन से ही निकली होती हैं और मन की होती हैं। और अभी तक जो मैंने नहीं सुनाया, लिखा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अभी तक कहमुकरी नहीं सुनाई। तो मैं 2 कहमुकरी सुनाकर अपना काव्य पाठ का जो समापन है वो मैं दोहा से शुरू किया था, तो दोहा छंद से ही उसका समापन करूँगी। क्या बात तो है, मैं स्वागत है। 2-3 कहमुकरी आपके समक्ष रखती हूँ। रूप स्वागत है। सजीला उसका न्यारा, मेरी दुनिया सुंदर प्यारा। रूप सजीला उसका न्यारा, मेरी दुनिया सुंदर प्यारा। मन भावन वो चंचल बंदा, क्या सखी साजन ना सखी चंदा। क्या सखी आहा! साजन ना सखी चंदा। क्या बात! और देख जिसे नैना नहीं थकते, आते जाते मन में रहते। आंखों में जैसे हो बादल, क्या सखी साजन ना सखी काजल, ना सखी काजल। और एक आहा! देखे, बहुत सुंदर। पल पल एक सदी हो जैसे, सागर भरी नदी हो वैसे। गहरी जैसे नटवर नागर, क्या सखी मोहन ना सखी गागर, ना सखी गागर। वाह! और अंतिम क्या एक बात! करीब रखती हूँ। रूप सलोना उसका भाता, नादानी ही करने आता। स्वर से उसके गूंजे कमरा, क्या सखी साजन ना सखी भवरा, ना सखी भवरा। आहा! तो ये कुछ क्या बात है! बहुत सुंदर कहामुकरियाँ। बहुत कहामुकरी एक ऐसी विधा है जिसमें 2 सखियाँ वार्तालाप कर रही हैं और दू एक सखी जब प्रश्न पूछती है कि क्या सखी साजन? तो वो कहती है क्योंकि उसकी बातों से ऐसा ही लगता है कि वो साजन के बारे में बात कर रही है। लेकिन जो अंतिम उसका पंक्ति रहती है वो तब आखिरी में पता चलता है कि वो साजन के बारे में नहीं, वो चंदा या फिर काजल के बारे जी। में बात कर रही है। तो एक्चुअली ये बस कहा बिल्कुल, जो कहमुकरी है ना, बात ही यही है कि कहो और अपनी बात से मुकर जाओ। बात से मुकर तो जाओ। इसीलिए इसका नाम इस कहमुकरी है कि कह हाँ के जी। मुकर जाते हैं हम। कह के मुकर तो जाती है। बहुत सुंदर। जी, ये 16-16 पंक्तियों 16-16 अक्षरों में, वर्णों में इसकी रचना की जाती है। हाँ जी। बहुत सुंदर है। और अब आप दोहे में कुछ अपनी बात कहना चाहेंगी हाँ, तो वैशाली जी? स्वागत है। मैं कुछ दोहे 2-4 दोहे पढ़कर, क्योंकि समय हो चला है, तो मैं फिर अपने काव्य पाठ को विराम दूँगी। तो स्वागत है। जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से पकड़ती हूँ। खनक खनक सुर खन खनी, रस कानों में घोल। खनक खनक सुर खन खनी, रस कानों में घोल। नैनों से बातें करे, सुन मन जाता डोल, सुन मन जाता डोल। पीतांबर से प्रेम भी, जैसे ऋतु बसंत। पीतांबर से प्रेम भी, जैसे ऋतु बसंत। मन उपवन में ले चला, मोहक पुष्प अनंत, मोहक पुष्प अनंत। बहुत और एक सुंदर। दोहा ये देखिएगा, थोड़ा अलग हटके। कभी-कभी जब कुछ नहीं हो पाता तो क्या स्थिति होती है। स्वागत पानी पानी हो गई, बिन पानी के आज। पानी पानी हो गई, बिन पानी के आज। पानी सब तन मन हुआ, पानी सारे काज, पानी सारे काज। वाह, वाह! और अब मैं कहती हूँ, मन की पुस्तक पर लिखा, हमने तेरा नाम। मन की पुस्तक पर लिखा, हमने तेरा नाम। मोहन सबने पढ़ लिया, बने आप सब काम, क्या बात बने है! आप सब काम। और बहुत अंतिम सुंदर। दोहा संगीता स्वागत जी। है।
दूर गगन तन उड़ रहा, पोर पोर में शोर, दूर गगन तन उड़ रहा, पोर पोर में शोर, आकर काना थाम लो, मन मेरा मुझोर, मन मेरा मुझोर, मन क्या मेरा बात! मुझोर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दोहे, बहुत सुंदर प्रस्तुति वैशाली जी। आपने तो विभिन्न विधाओं में अपनी काव्य प्रस्तुति दी आज मंच पर। आनंद आ गया आपको सुनकर और आपके साथ ये वार्तालाप करके। और साथ ही साथ जितनी भी श्रेष्ठ साहित्य विभूतियाँ कार्यक्रम को देख रहे थे और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते रहे, सभी को हृदय तल से आभार की, क्योंकि आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। इसमें 4 चाँद लगा दिए। आप सभी को हृदय तल से धन्यवाद, आभार, नमन, वंदन और बहुत-बहुत आभार वैशाली रस्तोगी जी का, जो कि जकार्ता, इंडोनेशिया से आज हमारे साथ जुड़ी, जिनके साथ आज ये सफल सार्थक कार्यक्रम संपन्न कर पाए हम। और साथ ही उनके विभिन्न प्रश्नों पर उन्होंने बहुत ही सार्थक प्रतिक्रिया दी, सार्थक विचार अभिव्यक्तियाँ उनकी रही। इसको सुनकर कि हमारे जितने भी एक दर्शकगण इस कार्यक्रम को अभी सुना है और जो बाद में भी इसे सुनेंगे, उन्हें एक विशेष अलौकिक न केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ ही एक रोचक जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी और साथ ही वैशाली जी की बहुत ही सुंदर, मनोहर, मनोरम रचनाओं को का सुनने का आनंद प्राप्त होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वैशाली जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आभार, नमन, वंदन आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना सुंदर अवसर दिया, इतने सारे लोगों के साथ मैं जुड़ पाई और मंच पर जितने भी प्रबुद्ध जन हमारे से जुड़े हैं, अपना लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, मैं उनको शत-शत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपके लगातार आशीर्वाद मिलते रहे। बहुत धन्यवाद संगीता जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वैशाली जी, सभी को हृदय तल से आभार और अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आप मुलाकात होंगी किसी एक नए साहित्यकार के साथ, उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनकी रचनाओं का आनंद लेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।